जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन खुल चुका है और धीरे-धीरे सभी एग्ज़ाम्स की डेट आनी शुरू हो गई है। तो स्टूडेंट्स बहुत से एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग हैं और काफ़ी सारे डेट एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है, जिसमें यूपी टीजीटी, पीजीटी की डेट आ चुकी है जो कि 7 और 8 अगस्त तय की गई है। टाइम बहुत कम है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन सीरीज़ ऑफ सोशल स्टडीज़, जिसमें हम कवर करेंगे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मॉडल क्वेश्चंस, जिससे बहुत कम समय में आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हो सके और आप सभी अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और ड्रीम्स सक्सेस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज़ मेरे साथ, और ये क्वेश्चंस आप सभी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर सेट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें एंड आगे शेयर करें, जिससे सभी को इस चैनल का और इस पे आए हुए क्वेश्चंस का आपके एग्ज़ाम्स के लिए बाकी सभी को फ़ायदा हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है प्लीस्टोसीन। अब प्लीस्टोसीन क्यों? देखिए, हमारे पृथ्वी के कुछ भूगर्भिक इतिहास है जिसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला पार्ट है इयॉन, ईरा, फिर पीरियड, फिर एपॉक, फिर एज। मतलब सबसे बड़ा जो हमारा काल था उसको हम इयॉन मानते हैं। उसके बाद इयॉन को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है एरा के अंदर। एरा को डिवाइड किया गया है पीरियड, और पीरियड को डिवाइड किया है एपॉक, और एपॉक को डिवाइड किया गया है एज में। और इसको हिंदी में बोलते हैं, इयॉन को इयॉन बोलते हैं, ईरा को बोलते हैं महाकल्प, पीरियड को बोलते हैं कल्प, एपॉक को बोलते हैं युग, और एज को एज बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हम किस एज में रह रहे हैं, तो हम स्टोन एज में रह रहे हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा युग महान हिमयुग के लिए जाना जाता है, मतलब वो कौन सा युग है। युग मतलब एपॉक, कौन सा एपॉक है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा हिम देखने को मिलती है, तो वो है प्लीस्टोसीन युग। अब प्लीस्टोसीन युग की विशेषताएं क्या हैं? एक तो इसमें हिम चादर की उपस्थिति देखने को मिलती है। दूसरा, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और हिमालय में हिम चादर का फैलाव देखने को मिला। तीसरा, मानव का विकास क्रम जारी रहा तथा शिकार के लिए पत्थर का औजार बनाए रखना भी जारी रहा। तो इसका सही आंसर क्या है? प्लीस्टोसीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर है उल्काएं। अब उल्काएं कैसे? देखिए, उल्का सबसे पहले समझिए उल्का क्या होता है। उल्का मीन्स मीटियोर्स, ठीक है। तो मीटियोर्स क्या होता है? आकाश में चमकती हुई लकीर के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। जो हम आकाश में देखते हैं तो आपने देखा होगा कभी, जिसको हम बोलते हैं टूटने वाला तारा या टूटता तारा, तो वो हमारे उल्का होते हैं। तो ये उल्का जब वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु में घर्षण के कारण ये चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही ये जलकर राख हो जाते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जल नहीं पाते और पृथ्वी पर चट्टानों के रूप में आकर के गिर जाते हैं। इन्हें ही हम उल्का पिंड कहते हैं। अब इनसे पृथ्वी की संरचना की जानकारी कैसे मिलती है? देखिए, उल्का पिंड का अध्ययन जब साइंटिस्ट करते हैं तो वो इनके अध्ययन से ये पता लगाते हैं कि इनमें कौन कौन से तत्वों की प्रधानता है। तो जो तत्वों की प्रधानता इनमें होगी, लगभग लगभग वही तत्वों की प्रधानता जो है हमारी पृथ्वी में भी देखने को मिल सकती है। तो इसमें किन किन तत्वों की प्रधानता है और पृथ्वी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो इसलिए उल्का पिंडों के अध्ययन से हमें ये पता लगता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस चीज़ से हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की अपने अक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को क्या कहते हैं?
देखिए निकटतम बोल रहा है वो, निकटतम दूरी, निकटतम मतलब पास, पास मतलब नज़दीक, पी से पास और पी से पेरीहीलियन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सूर्य से निकटतम दूरी मतलब पी से पास, पी से पेरीहीलियन। देखिए अगर आप देखिए हमारी जो पृथ्वी है, सपोज कीजिए ये सूरज है और ये पृथ्वी है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी, ये पृथ्वी। तो ये जो गैप है इसकी बात वो कर रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पी से पास मतलब पी से पेरीहिलियन, इसको हिंदी में बोलते हैं उपसौर। ठीक है, और जो सबसे अधिकतम दूरी है, अधिकतम दूरी को बोलते हैं हम अपसौर एपिहीलियन। ठीक, अब देखिए जो पेरीहिलियन होता है वो कब होता है, 3 जनवरी को होता है। और जो अपसौर होता है मतलब एपिहीलियन कब होता है, 4 जुलाई को होता है, जिसमें पृथ्वी की सर्वाधिक दूरी होती है। ठीक है, अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेती है, वो 30 किलोमीटर पर सेकंड का समय लेती है। मतलब जो पृथ्वी 1 सेकंड में सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो 1 सेकंड में 30 किलोमीटर तक कवर कर लेती है। ठीक है, ये बात भी एक आप याद रखिए। तो इसका सही आंसर क्या था, सूर्य से निकटतम दूरी पी से पास, पी से पेरीहिलियन मतलब उपसौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। मतलब पृथ्वी का घनत्व औसत कितना है, 5.5 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है। इसके साथ आप एक चीज़ और याद रखिए, पृथ्वी के निर्माण में जिन तत्वों की सबसे अधिक प्रधानता होती है उनमें सबसे ज़्यादा है लोहा। लोहा कितना पाया जाता है, 32.1%, 1%। ठीक, उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रधानता कितनी है, 30.1%। उसके बाद है सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे, उसके बाद सिलिकॉन की परसेंटेज कितनी है, 15.1%, 15.1%। उसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की प्रधानता कितनी है, 13.9%। ये क्या है, सिलिकॉन। ठीक, तो इसका सही आंसर है, पृथ्वी का घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका या नेबुला से हुई है, यह कथन किस विद्वान का है। सही, अब इसका आंसर बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर है लाप्लास। लाप्लास। ठीक, अब लाप्लास ने क्या कहा था, लाप्लास ने इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया, कब किया था, 1796 में। किसने, लाप्लास ने अपनी इस परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया था, 1976 में, अपनी बुक एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में लाप्लास ने अपनी इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका मौजूद थी। क्या थी, ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका मतलब नेबुला। अब निहारिका क्या होती है, ये गैस और धूल के कणों से जो एक बादल बनता है उसको निहारिका कहते हैं, वो पहले से ही मौजूद थी। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था और उन्होंने इसको में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने कांट का ही जो इसका ये कांट का ही जो गैसेस हाइपोथेसिस थी उसी के अंदर ही थोड़ा सा उनकी कमियों को दूर करके उन्होंने अपना एक ये कथन कहा था कि ब्रह्मांड में पहले से ही निहारिका थी और उसी निहारिका से जो है आगे 9 ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब इसके बारे में अगर आपको जानना है तो मैं एक वीडियो और लेकर के आऊँगी जिसमें इन्हीं क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करके उस वीडियो में दिया गया होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को डीपली एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझना है, डीपली समझना है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो और लेकर के आऊँगी। मैं हर एक सीरीज़ की एक एक्सप्लेनेशन की वीडियो साथ में लेकर के आऊँगी। अभी जो मैं लेकर के आई हूँ ये जो है अभी सिर्फ इसमें क्वेश्चंस हैं, तो जिनको क्वेश्चंस देखने हैं वो क्वेश्चंस देखिए, जिनको इसके समझना भी है, इस क्वेश्चंस को समझना भी है, वो मेरी दूसरी वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। तो इसका सही आंसर है
वायव्य राशि परिकल्पना। इसका सही आंसर है वायव्य राशि परिकल्पना। ठीक, वायव्य मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कांट्स गैसियस हाइपोथेसिस। अब कांट ने ये कब दिया था, कांट ने ये परिकल्पना दी थी 1755 ईस्वी में, 1755 ईस्वी में। ठीक है, अब कांट ने भी क्या कहा था अपनी परिकल्पना के अंदर, कांट ने ये मान लिया कि पहले से ही ब्रह्मांड में कुछ पदार्थ बहुत कठोर और शीतल और गतिहीन थे, जो पहले से ही मौजूद थे, और आपसी आकर्षण के कारण ये एक दूसरे के पास आने लगे और उनसे एक दूसरे से टकराने लगे, और टकराने से इनमें कुछ ताप और भ्रमण गति, मतलब ये इधर उधर हिलने लगे, वो पैदा हो गई। ताप से लगातार वृद्धि होने के कारण, अब क्या था, ताप से वृद्धि होने के कारण ये पदार्थ एक वायव्य राशि में परिवर्तन, मतलब एक गैसियस के अंदर कन्वर्ट होने लगे। ठीक, अब इस ताप और भ्रमण गति के कारण जो पहले वाला ठंडा और गतिहीन पदार्थ था, वो एक तप्त और गतिशील निहारिका में परिवर्तित हो गया, और निहारिका ताप के साथ ही घूमने लगी, ताप और भ्रमण के साथ ही घूमने लगी, और उसके आकार में वृद्धि होने लगी, और अत्यधिक तेज गति के कारण एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्रभाव से इसके अंदर जो इसका मध्य भाग था वो उभरने लगा, और इसी कारण उसमें से एक एक करके 9 छल्ले बाहर निकलने लगे, और धीरे धीरे ये 9 छल्ले ठंडे होकर कठोर होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कांट ने कौन सी परिकल्पना दी थी, कांट ने दी थी वायव्य राशि परिकल्पना, और लाप्लास ने कौन सी परिकल्पना दी थी, निहारिका परिकल्पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है, तो इसका सही ऑप्शन है ए। इसको इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 14.149.598 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी जो है वो सूर्य से दूरी पर स्थित है, और बाकी मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी 1 सेकंड में लगभग लगभग 30 किलोमीटर जो है वो कवर करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, इसका सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है, तो पृथ्वी की विषुवतीय परिधि 40,076 किलोमीटर है। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि मतलब, विषुवतीय मतलब जो भूमध्य रेखा, वह काल्पनिक रेखा, जैसे ये सपोज कीजिए ये अर्थ है, तो ये जो पृथ्वी के बीच में से जो ये काल्पनिक रेखा है, इसकी जो परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, उसकी लंबाई की ये बात कर रहे हैं, तो वो कितनी है, 40,076 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौसमी परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। मतलब अब जो हमारे, आपने देखा होगा जो मौसम बदलते हैं उसके परिवर्तन के लिए कौन से जो है कारक उत्तरदायी हैं, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है एक, परिक्रमण पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना, पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुके होने की वजह से, और उस जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है उसकी वजह से हमारे मौसम में परिवर्तन होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक, 2 और 3 इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्य तप मार्च 21 और सितंबर 23 को प्राप्त करता है, मतलब कौन सी रेखा जो है इन 2 डेटों पर सबसे ज़्यादा सूर्य तप को प्राप्त करती है, मतलब ऐसी ये इन 2 डेटों पर पृथ्वी पर कौन सी रेखा है जिसपे सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं, इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये हमारी भूमध्य रेखा, और ये हमारी कर्क रेखा, और ये हमारी मकर रेखा। तो इन पर जब भी हमारे सूरज की किरणें इस पे पड़ती हैं
तो सबसे ज़्यादा चाहे ये पृथ्वी अगर एक्सिस पर भी अपनी झुकी हुई है, तो दोनों तरफ आते वक्त सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ेंगी तो भूमध्य रेखा पर ही ना। तो सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें कहाँ पड़ती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर ही पड़ती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जिस तरीके से सूरज के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, उसी तरह से चंद्रमा के प्रकाश को भी पृथ्वी पर पहुंचने में कम समय लगता है, लेकिन सूरज से कम लगता है, मतलब बहुत कम समय लगता है। तो कितना लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का टाइम लगता है। और चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है लगभग 3,84,400 किलोमीटर। इतनी दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? तो इसका सही आंसर है रेडियो तरंगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्म अयनांत को होता है, मतलब किस दिन होता है? ग्रीष्म अयनांत किस दिन होता है? देखिए, ग्रीष्म अयनांत इसमें क्वेश्चन में कंफर्म नहीं बताया गया है कि वो किस गोलार्ध की बात कर रहा है। अगर वो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है तो ये 21 जून को होता है। अगर वो दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है तो ये 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि वो किस गोलार्ध की बात कर रहा है। अगर वो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो है वो ग्रीष्म अयनांत, मतलब सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस दिन। और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 22 दिसंबर को ग्रीष्म अयनांत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया, तो सबसे दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरोविसिक असातत्य या मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी स्थित रहता है। ये कहाँ रहता है? मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी परपटी और मेंटल के मध्य। इसका आंसर है ए, परपटी और मेंटल के मध्य। ठीक है, देखिए, अब इसका मतलब ये है कि मतलब एक ऐसी सीमा, ये जो मोरोविसिक असातत्य है ये क्या है? ये एक ऐसी सीमा जो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है। देखिए, इसकी खोज 1909 में, कब? 1909 में एक वैज्ञानिक थे ए मोरोविसिक। ए मोरोविसिक ए मोरोविसिक ए मोरोविसिक ने इस सीमा की खोज की थी, इसलिए इसका नाम मोरोविसिक असातत्य डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि ये परपटी मतलब क्रस्ट और मेंटल को अलग करती है, उसको अलग करने वाली सीमा है, इसलिए इसको मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग असंबद्धता। देखिए, इसी जैसे मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी है, इसी तरीके से गुटेनबर्ग असंबद्धता भी है। तो ये किसको अलग करती है? जो गुटेनबर्ग असंबद्धता है ये मेंटल और कोर, मतलब अंतरतम, मेंटल को और कोर को अलग करती है। मेंटल और अंतरतम, देखिए इसका आंसर है सी। ठीक है, मेंटल व अंतरतम मतलब कोर। कोर को हिंदी में अंतरतम बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी है, इसी तरीके से गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की ऊपर पट्टी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किस माध्यम से शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है संवहन से। किससे? संवहन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। सेकंड, पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। सागर तल सीमा से बना है। सीमा सियाल के ऊपर तैरता है। तो देखिए, इसका पहला ऑप्शन भी ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी ठीक है,
थर्ड भी ठीक है, इसका डी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, पृथ्वी का अधिकांश भाग देखिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ का ये ऊपरी भाग जो होता है ये क्रस्ट होता है, फिर निचला भाग जो होता है ये मेंटल होता है, उसके बाद फिर ये कोर होता है। ठीक है, फिर ये कोर होता है। और मेंटल भी हमारा जो है कुछ पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड होता है, ऊपर क्रस्ट भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, तो सबसे जो मोटा पार्ट होता है ये मेंटल का होता है, उसके बाद कोर भी हमारा इंटरनल कोर और बाह्य कोर मतलब एक्सटर्नल कोर, ये भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो सबसे जो मोटा भाग होता है वो मेंटल होता है, और मेंटल जो होता है इसकी क्या बोलते हैं, इसकी वेट कितनी होती है, लगभग 2900 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है, 2900 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, और इसमें सीमा का मतलब क्या होता है, देखिए सीमा होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम। क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी में किस गहराई पर ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं, मतलब कितनी गहराई पर जाने पर जो कुछ ठोस पदार्थ है वो तरल अवस्था में मिलते हैं, ठोस पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं। तो ये है लगभग 100 किलोमीटर। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप एकदम रिजिड होके बैठ के बिल्कुल वही 100 मीटर पर जाएंगे तभी हमको तरल पदार्थ, नहीं, ये एक अप्रॉक्सीमेट है, 100 से कुछ ऊपर कुछ नीचे भी सकते हो, तो वहाँ से जो है पृथ्वी का जो ठोस पदार्थ है वो तरल अवस्था में मिलना शुरू हो जाता है। तो इसका क्या है, लगभग 100 किलोमीटर पर। अब ये पृथ्वी का तरल पदार्थ क्या है, देखिए जैसे हमारी पृथ्वी जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, ऊपरी पार्ट हमारा क्रस्ट है, निचला पार्ट हमारा मेंटल है, और उसके बाद जो है ये क्रस्ट, ये मेंटल, और उसके बाद ये कोर। ठीक है, कोर, ये क्रस्ट, ये मेंटल। ठीक है, अब देखिए जो क्रस्ट और मेंटल का जस्ट बीच का भाग होता है, मतलब इसके बिल्कुल मध्य का भाग, क्रस्ट और मेंटल के बिल्कुल मध्य का भाग जो होता है ये लगभग 100 किलोमीटर तक होता है। और यहीं पर जो है जो पृथ्वी का जो ठोस पदार्थ होता है वो हल्की तरल अवस्था, मतलब बिल्कुल लिक्विड नहीं होता है, लेकिन जो ठोस पदार्थ बिल्कुल हल्के से तरल अवस्था में होता है। ठीक है ना, तो ये जो पदार्थ होता है यहीं से जो है हमारा जो लावा निकलता है, जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसका मुख्य स्रोत यही होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको हम, एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती है, किसमें, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, नीफे, नीफे का मतलब क्या है, नीफे क्या है, निकिल और लोहा, इसका सही आंसर है निकिल और लोहा। ठीक है, लोहे को हम क्या बोलते हैं, फेरियम, फेरियम को, वो लोहे का एक प्रकार होता है उसको फेरियम बोलते हैं। ठीक है, और ये नीफे कहाँ पाई जाती है, ये क्या कहाँ पाई जाती है, ये है हमारे कोर में, कोर में। ठीक, आंतरिक परत की बात करें, आंतरिक परत मतलब कोर, कोर किससे बना होता है, नीफे और लोहे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के बाहरी अंतरतम की अधिकतम गहराई कितनी है, पृथ्वी के बाहरी अंतरतम की अधिकतम गहराई कितनी है, पृथ्वी के बाहरी अंतरतम की अधिकतम गहराई 5150 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के बाहरी अंतरतम या कोर का विस्तार कितना होता है, 2900 किलोमीटर से होता है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है, बाहरी अंतरतम 5100 किलोमीटर तक। ठीक है, और जिसमें इसी के अंदर हमारी जो एस तरंगे होती हैं वो जा सकती हैं, वो प्रवाहित नहीं होती हैं, जो एस तरंगे होती हैं वो इसमें प्रवाहित नहीं होती हैं। ठीक है, और जो इसका जो कोर का वेड्थ होती है वो सबसे एंड में जो केंद्र होता है वो 5100 किलोमीटर से कहाँ, 6378 किलोमीटर तक होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर कितना है, बाहरी अंतरतम की बात कर रहा है वो, ना कि आंतरिक अंतरतम, मतलब ना कि इंटरनल कोर की, आउटर कोर की बात कर रहा है। तो आउटर कोर की अधिकतम गहराई कितनी है, 5150 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर कहाँ स्थित होता है? देखिए इसका आंसर मैं आपको अभी बताया था इससे पिछले क्वेश्चन में कि इसका आंसर क्या है कि जो हमारा ऊपरी क्रस्ट और जो मेंटल का ऊपरी क्रस्ट का जो निचला भाग होता है और मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसके मिडल में जो लेयर होती है, ठीक है, ये जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, जो कि अर्ध तरल अवस्था में होती है। किसमें होती है? जो कि अर्ध तरल अवस्था में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऊपरी प्रावर, प्रावर मतलब मेंटल, ऊपरी प्रावर के ठीक ऊपर, ऊपरी प्रावर मतलब ऊपरी मेंटल के, ये ऊपरी मेंटल है, ये मेंटल है पूरा हिस्सा, ऊपरी मेंटल के ठीक ऊपर वाला भाग एस्थेनोस्फीयर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कितने मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर है लगभग 32 मीटर। मतलब अगर हम पृथ्वी में ऊपर सतह से अंदर की ओर 32 मीटर तक जाते हैं तो हर 32 मीटर जाने पर लगभग 1 डिग्री तापमान में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, लेकिन 8 किलोमीटर से अधिक गहराई पर जाने पर तापमान की वास्तविक वृद्धि दर का पता लगाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उससे अधिक नीचे इतना अधिक तापमान होता है कि उससे अधिक नीचे जाना संभव नहीं है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि कितने मीटर पर होती है? लगभग 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कोर माध्यम के क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? कोर मीन्स पृथ्वी का जो बिल्कुल आंतरिक भाग है, ठीक है, ये कोर, बिल्कुल कोर, ठीक है, आंतरिक भाग से कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? देखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो कोर से है प्राथमिक लहरें प्रवाहित हो सकती हैं। प्राथमिक मतलब प्राइमरी लहरें, प्राइमरी वेव्स, ठीक है। प्राथमिक या आंतरिक तरंगें किससे प्रवाहित हो सकती हैं? देखिए ठोस, तरल और गैस, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो तीनों ही वे से पास हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी मतलब द्वितीयक तरंगें जो होती हैं वो सिर्फ तरल अवस्था से ही जा सकती है, मतलब लिक्विड से पास नहीं हो सकती है। ठीक, तो इसका सही आंसर है प्राथमिक तरंगें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है, बताइए। स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत सियाल, इसका सही आंसर है सियाल। सियाल मीन सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है? देखिए अभी पीछे बात की थी मैंने मौसम की, मौसम किस कारण से बदलता है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। मतलब ये जो पृथ्वी है हमारी, ये जो हमारी टिल्ट है थोड़ी सी, ये 23.5 डिग्री पर टिल्ट है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो है पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट है, थोड़ी सी झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसी की वजह से जो है मौसम में परिवर्तन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों की मिश्रित गैस और धूल के राशि के पिंड को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेबुला। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, तारों की मिश्रित गैस एवं धूल के राशि कण को के पिंड को क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। नेबुला क्या होता है? जो गैस और धूल के कण जो होते हैं उनका एक बादल जो बन जाता है उसको हम नेबुला बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है नेबुला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? तो इसका सही आंसर है फिलामेंट शब्द का प्रयोग किसमें किया गया? ज्वारीय परिकल्पना में। देखिए फिलामेंट शब्द का प्रयोग ज्वारीय परिकल्पना में सबसे पहले जेम्स जीन्स के द्वारा उनकी इसी ज्वारीय परिकल्पना में किया गया था। देखो इसके अनुसार
क्या था, इसके अनुसार क्या था, जब तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आया, मतलब एक तारा पहले से था जो सूर्य के निकटतम दूरी पर आया, उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई थी। ठीक है, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा एक सिगार के आकार का सूरज में से एक ज्वार निकला। ठीक है, सूरज से बाहर की तरफ एक ज्वार निकला। तो सूरज से जो ये सिगार के आकार का जो ज्वार बाहर की तरफ निकला, इसी को उन्होंने फिलामेंट कहा। इसको क्या कहा, फिलामेंट कहा। तो इसका सही आंसर है फिलामेंट शब्द का प्रयोग किस परिकल्पना में, ज्वारीय परिकल्पना में किसने किया था, जेम्स जीन्स द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है। इसका सही आंसर है, कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, 46.6%। 46.6%। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा होती है, ये सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद होती है सिलिका की मात्रा, सिलिका। ठीक है, सिलिका मात्रा कितना होती है, 27.7%। उसके बाद होती है एल्यूमिनियम की मात्रा। एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होती है, 8.1%। उसके बाद होती है लोहा। लोहे की मात्रा कितनी होती है, लगभग 5%। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज 30 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर भी करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी कुछ इसमें चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।